नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं इतिहास के, और इतिहास में हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिया है, बिंदुसार पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो एक बार आप सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाएं। जितने भी बच्चे यहाँ पर लाइव हैं, प्लीज़ जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएंगे। बात हो रही थी, हाँ जी, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। 12 बज चुके हैं और गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर, इसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो होगा अशोक मौर्य। क्या होगा जी? अशोक मौर्य। ठीक है जी। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं आपको क्लास में ही याद कराता हुआ चलूंगा। ठीक है। और हमने एक तरीका अपनाया था और उसके फायदे भी मैंने आपको बताए थे। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि आपका एक तो सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा, फिर आपको क्लास में ही याद करा दूंगा। 3 से 4 बार हम एक स्लाइड पढ़ते हैं, फिर 2 से 3 बार हम दूसरी स्लाइड पर लिखते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। इतनी बार में आपको अच्छे से याद हो रहा होगा। चलिए, तो हम लोग अपना मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर रहे थे। अशोक मौर्य हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, अशोक मौर्य की अगर मैं बात करता हूँ तो 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक ये रहता है। आप कहेंगे सर हमने तो 273 बीसी पढ़ा था। 273 बीसी जरूर आपने पढ़ा है, 273 बीसी आपने पढ़ा है, लेकिन इस बीच उसने उत्तराधिकार का संघर्ष लड़ा, युद्ध किए और उसने अपना राज्याभिषेक करवाया 269 बीसी में। हालांकि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ये जो होगा 273 बीसी भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन एक्चुअल में जो इसने शासन किया है वो 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक किया था, क्योंकि 273 बीसी में ही बिंदुसार बिंदुसार अपना सारा शासन वासन भैया छोड़ देता है। बात आती है कि अशोक का जन्म कब हुआ है। अशोक का जन्म होता है 304 बीसी में। इसकी माता का नाम है सुभद्रांगी। सुभद्रांगिनी ने अशोक को पटना में जन्म दिया था, यानी कि पाटलिपुत्र में जन्म दिया था। कहां पर जन्म दिया था? आप कहेंगे सर पाटलिपुत्र में। इसका जन्म कहां पर होता है? आप कहेंगे सर पाटलिपुत्र में। कहां पर जन्म हुआ था? पाटलिपुत्र में अशोक का जन्म हो जाता है। कब? 304 बीसी में। किसका जन्म हुआ था? अशोक मौर्य का जन्म 403 या 304, तो आप कहेंगे 304 बीसी में। अब अशोक के नामों की मैं चर्चा करता हूं। बिंदुसार नहीं पढ़ाए? अच्छा, ओहो, कल पढ़ाए थे बिंदुसार, कल पढ़ाए थे, कल हमने पढ़ाया था। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं, चलिए बहुत शानदार। तो हम लोग बात कर लेते हैं अशोक के नाम के बारे में। हम बात करेंगे अशोक का नाम, जिसे देव नाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अशोक के बहुत सारे नाम हैं, अशोक के बहुत सारे नाम हैं। जैसे कि बहुत सारे नाम हो जाएंगे कि भैया अशोक को देवानाम प्रिय कहा गया है, प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग बात करने वाले हैं। बात होती है कि सर अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख, जैसे अशोक नाम का जो वर्णन है वो कौन कौन से अभिलेख में किया गया है। अशोक का नाम किस किस अभिलेख में अशोक बताया गया है, पुराणों में क्या बताया गया है? तो पुराणों में अशोक वर्धन लिखा मिला है, जबकि मास्की अभिलेख जो कि कर्नाटक से प्राप्त हुआ था उसमें अशोक को अशोक ही लिखा हुआ है। गुर्जरा अभिलेख जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ उसमें भी अशोक नाम का उल्लेख है। निठूर अभिलेख है जो कर्नाटक से प्राप्त हुआ, उसमें भी अशोक लिखा हुआ है। बात है भैया उदय गोलम की, ये भी कर्नाटक से मिला और इसमें भी अशोक नाम वर्णित है। अशोक नाम, अशोक के नाम जिसमें अशोक नाम का वर्णन है, जिसमें अशोक मेंशन किया गया है, अशोक
मेंशन किया गया है। तो आप कहेंगे अशोक के नाम जिसमें अशोक लिखा हुआ है वो कौन कौन से इंस्क्रिप्शन होंगे, कौन कौन से अभिलेख होंगे। एक तो मास्की अभिलेख है जो कि कर्नाटक से मिला, मास्की अभिलेख में अशोक का अशोक नाम ही बताया गया है। गुर्जर अभिलेख जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है इसमें भी अशोक को अशोक नाम से बताया गया है। निट्टूर या निट्टूर बोलते हैं इसको, निट्टूर बोला जाता है, निट्टूर आप कर लेना, कर्नाटक से प्राप्त हुआ। निट्टूर या निट्टूर कहां से मिला है, कर्नाटक से। इस अभिलेख में भी अशोक नाम का उल्लेख किया गया है। उदयगोलम ये भी कर्नाटक से मिला है जिसमें जिसमें भैया अशोक नाम का वर्णन है, जिसमें अशोक नाम का वर्णन है। ठीक है जी, यहां पर आप लोग लिखेंगे। चलिए मैं बात कर लेता हूं कि अशोक के पिता का नाम क्या है। इनके पिता का नाम क्या है, आप कहेंगे पिता थे बिंदुसार। कौन थे भैया पिता, बिंदुसार थे। कल मैंने इस पे चर्चा की थी कि भैया अशोक का जन्म कब हुआ था, 304 बीसी में। कब हुआ था, 304 बीसी में अशोक का जन्म हुआ था। अशोक का जन्म हुआ था, इसकी माता का नाम है सुभद्रांगी। सुभद्रांगनी ने अशोक को कहां पर जन्म दिया था, पाटलिपुत्र में। कहां पर, पाटलिपुत्र में। अब बात आती है सर अशोक नाम का, अशोक के नाम क्या क्या है, जैसे देव नाम है, प्रियदर्शी है या पियदर्शी है। आप कहेंगे अशोक के नाम कहां कहां पर अशोक लिखा हुआ है, अशोक नाम का उल्लेख कौन कौन से अभिलेख में किया गया है। तो मास्की अभिलेख में किया गया जो कर्नाटक से प्राप्त हुआ। कहां से, कर्नाटक से। गुर्जरा अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। निट्टूर अभिलेख कर्नाटक से प्राप्त हुआ। गुर्जरा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। उदयगोलम कर्नाटक से प्राप्त हुआ। इसमें अशोक नाम को अशोक नाम से ही प्रदर्शित किया गया है। तो आप लोग प्लीज इसको एक बार लिख लें। मैं कहानी बना देता हूं इसकी। कहानी आप कैसे लिखेंगे, कहानी आप कैसे लिखेंगे, कहानी आप बनाएंगे कि भैया बिंदुसार का एक बेटा था जिसका नाम अशोक है। अशोक राजा बनना चाहता था, बिंदुसार अपने पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहता था, लेकिन अशोक राजा बन जाता है। अशोक ने जन्म कब लिया, 304 बीसी में। किसके गर्भ से, कौन थी माता, सुभद्रांगी थी। अशोक का जन्म कहां पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। बात होगी अशोक के नाम क्या है, देव नाम है, प्रियदर्शी है। अशोक नाम का उल्लेख कहां कहां पर किया गया, कौन कौन से अभिलेख में किया गया है। तो आप कहेंगे अशोक नाम का उल्लेख मास्की जो कि कर्नाटक से प्राप्त हुआ, गुर्जरा अभिलेख जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ, निट्टूर जो कि कर्नाटक से प्राप्त हुआ, उदयगोलम जो कर्नाटक से प्राप्त हुआ, इसमें अशोक नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है जी, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये वो अभिलेख हैं जिसमें अशोक को अशोक नाम से मेंशन किया गया है। अब बात आ जाती है रिवीजन की कि भैया अशोक का जन्म कब हुआ। अभी हमने पढ़ा था कि सर अशोक का जन्म 304 बीसी में होता है। 304 बीसी में अशोक का जन्म कहां पर होता है, माता कौन है, आप कहेंगे सर सुभद्रांगी। कौन है जी, सुभद्रांगी इनकी माता का नाम है। जन्म कहां पर होता है, आप कहेंगे सर पाटलिपुत्र में। कहां पर, पाटलिपुत्र में। अब जो हाथ से लिखवाना चाहते हैं वो मैं लिख रहा हूं। अशोक नाम क्या है, आप कहेंगे सर देव नाम है। क्या है, देव नाम है। और भैया प्रियदर्शी है। क्या है, प्रियदर्शी। आप कहेंगे प्रियदर्शी। अशोक नाम के उल्लेख भैया कहां कहां पर हैं, आप कहेंगे सर मास्की अभिलेख में। मास्की अभिलेख कहां से मिला है, कर्नाटक से। कि मास्की अभिलेख जो कि कर्नाटक से प्राप्त हुआ था उसमें अशोक नाम को अशोक से ही वर्णित किया गया है। मास्की हो जाएगा। गुर्जरा अभिलेख हो जाएगा, गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा ये कहां से मिला है, मध्य प्रदेश से, यानी कि एमपी से प्राप्त हुआ। एक है निट्टूर, निट्टूर इसको बोलेंगे, निट्टूर या निट्टूर, ये भी कहां से मिला था, कर्नाटक से प्राप्त हुआ। कहां से, कर्नाटक से। एक अभिलेख और मिला है जिसे उदयगोलम कहते हैं। क्या कहते हैं, उदयगोलम। अब भैया हाथ से लिखने वाले बच्चे यहां से लिख सकते हैं उदयगोलम। ये भी कहां से प्राप्त हुआ है, कर्नाटक से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ,
कर्नाटक से प्राप्त हुआ। तो मेरे साथ एक बार रिवाइज करो, मेरे साथ एक बार आप लोग रिवाइज करिए कि भैया यहाँ पर अशोक जो है, सम्राट अशोक, जिसने 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक, 269 बीसी से 232 बीसी तक शासन किया। अशोक का जन्म 304 बीसी में होता है, जिसकी माता का नाम सुभद्रांगी है, और भैया इसका जन्म पाटलिपुत्र में होता है। अशोक के नाम भैया देव नाम है, प्रियदर्शी है, इसका मतलब है देवताओं का प्यारा। इसका मतलब देव नाम देवताओं का प्यारा, देवताओं का प्यारा, याद रखना, देवताओं का प्यारा भी इसे कहा गया है, देवताओं का प्यारा भी कहा गया है। अशोक के नाम कौन कौन से अभिलेख में मिले हैं? तो अशोक के नाम यानी कि अशोक नाम का वर्णन, अशोक नाम का वर्णन कौन कौन से अभिलेख में किया गया है? अशोक नाम का वर्णन भैया मास्की अभिलेख में, जो कि कर्नाटक से मिला, गुर्जरा अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश से मिला, निट्ठूर अभिलेख जो कि कर्नाटक से मिला, उदयगोलम अभिलेख जो कि कर्नाटक से मिला। तो आप इसको यहां पर समझ के पढ़ लें। बताइए। यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब बताइए, मैंने मैंने आपको प्लीज समझने का प्रयास करिए। मैंने यहां पर आपको 3 से 4 बार रिवाइज कराया, मैंने यहां पर आपको हाथ से लिख दिया एक बार, फिर मैंने 2 बार इसको पढ़ लिया, फिर 3 बार मैंने रिवाइज कर लिया, 5 से 6 बार भी, 5 से 6 बार भी, 5 से 6 बार भी अगर आप लोगों ने भैया नहीं याद करेंगे, नहीं लिखेंगे, तो फिर बड़ी समस्या है, फिर बड़ी समस्या है। बताइए, यहां तक समझ में आया हो तो प्लीज थम जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत हो रही है, आपके लिए हमारी टीम भी, मैं भी, सारे लोग काम कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाएं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को क्लास में ही याद करा दूं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट तरफ चलते हैं, बात करते हैं भैया, बात कर लेते हैं। एक भ्रव अभिलेख है, भर्व अभिलेख राजस्थान से मिला था, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक ने अपने आप को सम्राट बताया है? अशोक ने अपने आप को सम्राट बताया था। तो आप कहेंगे सर, राजस्थान से एक इंस्क्रिप्शन मिला है भर्व, जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ये बताइए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया था? आप कहेंगे राजस्थान से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसे भर्व अभिलेख बोलते हैं। तो इन द भरवा इंस्क्रिप्शन, राजस्थान से प्राप्त हुआ है ये। अशोका हैज डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगधा। अशोक के अभिलेखों की खोज, अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा था? टिफे-थेलर ने। किसने? टिफे-थेलर ने 1750 में। अशोक के अभिलेखों की खोज पहली बार किसने की थी? टिफे-थेलर ने। कब? 1750 में। कब? 1750 में टिफे-थेलर के द्वारा अशोक के अभिलेखों की खोज की गई, जिसको जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ लिया। कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आप कहेंगे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला अभिलेख कौन कौन है जो पढ़ता है? तो आप कहेंगे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अभिलेखों को पढ़ा, लेकिन इनकी खोज किसने की थी? 1750 में टिफे-थेलर ने की थी। किसने की थी? टिफे-थेलर ने की थी। अब बात आ जाती है अशोक के अभिलेखों की भाषा। अशोक के जो अभिलेख थे, अशोक को अभिलेखों का फादर भी कहा जाता है, अशोक को अभिलेखों का जनक भी कहा जाता है, अभिलेखों का जनक भी कहा जाता है, अभिलेखों का जनक भी कहा जाता है, जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जनक भी कहते हैं। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं, एसी बंद करना, हम बात कर रहे हैं कि भैया फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन, आप कहेंगे सर कॉल्ड
आप कहेंगे सर कॉल्ड फादर ऑफ इनस्क्रिप्शन। ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं कि भैया किसको कहा जाता है अभिलेखों का जनक। तो अभिलेखों का जनक भैया अशोक को कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी, जैसे भारत में कौन सी भाषा में अशोक के अभिलेख पाए गए, तो ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अशोक के जो अभिलेख पाए गए थे वो भारत में पाए गए। पाकिस्तान में कौन सी, तो खरोष्टी लिपि। जैसे कि पाकिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त हुए थे वो कौन सी भाषा में थे। अभिलेख का मतलब होता है, अभिलेख का मतलब होता है पत्थरों पर लिखा हुआ इतिहास, पत्थरों पर लिखा इतिहास, लिखा इतिहास। उन्होंने अपने शासनकाल की चीजें पत्थरों पर लिखवा दी थी। किस पर लिखवा दी थी, हिस्ट्री रिटर्न ऑन दी स्टोन, पत्थरों पर लिखे जाते थे। कहां पर, पत्थरों पर लिखे जाते थे। चलिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे कि भैया पाकिस्तान में कौन सी भाषा के अभिलेख मिले थे, खरोष्टी लिपि के अभिलेख मिले थे। अफगानिस्तान में कौन सी, अरमाइक लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए थे। किसके, अरमाइक लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए थे। एशिया माइनर यानी कि तुर्की से ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में भैया अभिलेख प्राप्त हो गए थे। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं कि अशोक के जो अभिलेख थे, अशोक के जो अभिलेख थे वो कौन कौन सी भाषा में लिखे गए थे, ब्राह्मी में, खरोष्टी में, अरमाइक में और भैया ग्रीक में। तो भारत में सर्वाधिक अभिलेख कौन सी भाषा में पाए गए हैं, ब्राह्मी लिपि में सर्वाधिक अभिलेख भारत में पाए गए। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में अभिलेख पाए गए, अरमाइक लिपि में अफगानिस्तान में अभिलेख पाए गए और एशिया माइनर में तुर्की, तुर्की जो एशिया माइनर है वहां पर ग्रीक भाषा में ये पाए गए थे। अब बात करते हैं कि अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी, टिफे-थेलर ने। टिफे-थेलर कौन था, ये एक अंग्रेज इतिहासकार था। कौन था, एक अंग्रेज इतिहासकार था। अब भैया इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, एक अंग्रेज व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप, उसके द्वारा भैया अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया। बात आती है कि सर कौन से अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगध का क्या किया था, मगध का सम्राट घोषित किया है। तो राजस्थान से भव्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। कौन सा, भव्र अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें अशोक ने अपने आप को क्या बताया है, अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। चलिए फिर से पढ़ा देता हूं कि भव्र अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट कहा। अब अशोक के अभिलेखों की खोज टिफे-थेलर ने 1750 में की। उसके बाद उसके अभिलेखों को किसने पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। और किसने पढ़ा था, चलिए किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी है, तो जैसे कि भैया उसकी कौन सी 4 लिपियां यहां पर हो गई। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन से अभिलेख पाए गए, ब्राह्मी लिपि के। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खरोष्टी लिपि के। अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि के। एशिया माइनर यानी कि तुर्की में ग्रीक लिपि के पाए गए थे। किसके, ग्रीक लिपि के पाए गए थे। अब आगे बात करते हैं कि भैया यहां पर बताइए कि भव्र अभिलेख, राजस्थान में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में टिफे-थेलर के द्वारा कर दी गई। टिफे-थेलर, आप कहेंगे सर टिफे-थेलर के द्वारा कर दी जाती है, टिफे-थेलर के द्वारा कर दी गई, टिफे-थेलर द्वारा खोज कर दी गई। आगे कि भैया इसके अभिलेखों को पढ़ा किसने है, तो आप कहेंगे जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया, जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा जाता है। किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों की भाषा। जैसे भारत में जो अभिलेख प्राप्त हुए वो कौन सी भाषा में प्राप्त हुए थे, ब्राह्मी लिपि में। किसमें, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। इंग्लिश वाले बच्चे ब्राह्मी स्क्रिप्ट। पाकिस्तान में आप कहेंगे सर खरोष्टी लिपि में। कौन सी, खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी, आप कहेंगे सर खरोष्टी लिपि।
आप बताइएगा खरोष्टी लिपि में पाए गए। ठीक है, अफगानिस्तान में आप कहेंगे सर अरमाइक, किसमें? अरमाइक लिपि में पाए गए। किसमें? अरमाइक लिपि में पाए गए। हाथ से लिखने वाले बच्चे लिख लेना यहां पर। एशिया माइनर तुर्की में भैया आप कहेंगे ग्रीक में। किसमें? ग्रीक लिपि में भैया पाए गए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा सर अशोक के जो अभिलेख थे जो एशिया माइनर से प्राप्त हुए वो कौन सी भाषा में थे, कौन सी लिपि में थे? तो ग्रीक लिपि में थे। अफगानिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त हुए थे वो अरमाइक लिपि में थे। पाकिस्तान से जो प्राप्त हुए थे वो खरोष्टी लिपि में थे। भारत से जो प्राप्त हुए ब्राह्मी लिपि में थे। यानी कि भारत में सर्वाधिक अभिलेख कौन से पाए गए थे? तो आप कहेंगे कि भैया वो कौन से पाए गए थे? वो ब्राह्मी लिपि के। जैसे कि पाकिस्तान से मैं एग्जाम्पल दे दूं, खरोष्टी लिपि के एग्जाम्पल हैं जैसे शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी आप कहेंगे शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। जैसे कि मानसहरा, मानसहरा अभिलेख, मानसहरा अभिलेख, ये दोनों ही अभिलेख कौन सी भाषा में पाए गए हैं? ये दोनों ही अभिलेख आप कहेंगे सर ये दोनों ही अभिलेख खरोष्टी भाषा में पाकिस्तान से पाए गए। कहां से पाए गए? पाकिस्तान से पाए गए। ठीक है जी, सारी चीजों को आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। एक बार मेरे साथ रिवाइज करो कि राजस्थान से कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसमें अशोक ने अपने आप को क्या कहा था? आप कहेंगे भैया भ्रव अभिलेख कहा था। ठीक है संदीप मेरे भाई, प्लीज थोड़ी सी मेहनत कर लो, यकीनन आप मेहनत में सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है और मुझे आप पर भरोसा है। आप कर जाओगे, आप पढ़ जाओगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अभिलेखों की खोज कब हो गई? 1750 में। किसने कर दी? टिफे थेलर ने। 1837 में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी है? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक। भारत में कौन से अभिलेख प्राप्त हुए? ब्राह्मी। पाकिस्तान से खरोष्टी, एग्जाम्पल शाहबाजगढ़ी, मानसहरा। अफगानिस्तान से अरमाइक और भैया एशिया माइनर से ग्रीक अभिलेख प्राप्त हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए लिख लीजिए अच्छे से, शानदार तरीके से, ये आप लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है जी, यहां तक आप लोग इसको लिख लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं जी कलिंग युद्ध की। हम बात करेंगे जी यहाँ पर कलिंग युद्ध की। देखिए कलिंग युद्ध कब होता है? कलिंग युद्ध हो जाता है जी जब अशोक गद्दी पर बैठा 269 बीसी में। जब अशोक गद्दी पर बैठा तो उसके शासन काल के लगभग 8वें वर्ष बाद, यानी कि 8 वर्ष बाद, 269 में बैठा, 8 वर्ष बाद यानी कि 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग भैया ओडिशा में पड़ता है। कलिंग ओडिशा में पड़ता है। कलिंग की राजधानी है तोसली। अब यहां पर एक राजा राज करते थे जिनका नाम था पद्मनाभन। पद्मनाभ या पद्मनाभन एक राजा हुआ करते थे, एक राजा थे। अब इनके बीच, अशोक और पद्मनाभन के बीच में कलिंग का युद्ध हो जाता है। ये युद्ध महाभारत के आसपास तुलना की जाती है, इतना बड़ा युद्ध रहा। इसमें लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए। हुआ ये कि अशोक के लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए और पद्मनाभन के 1.5 लाख लोग मारे गए। 1.5 लाख सैनिक मारे गए। अब इसमें क्या हुआ? इसमें भैया आप कह सकते हैं कि इसमें अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। किसका? अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर दिया। युद्ध नीति को भेरी घोष के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? भेरी घोष के नाम से जानते थे। ठीक है, भेरी घोष की नीति का त्याग कर दिया। उन्होंने धम्म घोष की नीति को अपना लिया। धम्म घोष की नीति मतलब शांति की नीति थी, पीस पॉलिसी थी। ठीक है जी, तो आप कहेंगे वॉर पॉलिसी कौन सी थी जिसको छोड़ दिया था? वो थी भेरी घोष। भेरी घोष की नीति, भेरी घोष पॉलिसी को छोड़कर धम्म घोष की नीति किस युद्ध के बाद अशोक ने अपनाई थी? आप कहेंगे कलिंग युद्ध के बाद। किसके बाद? कलिंग युद्ध के बाद। तो यहां पर कलिंग युद्ध शासन के 8वें वर्ष बाद, कलिंग ओडिशा में पड़ता है और कलिंग की राजधानी है तोसली।
कौन सी? तोसली। ठीक है, कलिंग के राजा कौन थे? कलिंग के राजा थे पद्मनाभ। पद्मनाभन भी कह सकते हैं, पद्मनाभ भी कह सकते हैं। यह युद्ध दया नदी के किनारे पर लड़ा गया। किस पर? दया नदी के किनारे पर लड़ा जाता है। अशोक की नीति थी भैरी घोष की नीति, जिसे युद्ध नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? युद्ध नीति कहते हैं। का त्याग कर दिया, का त्याग कर दिया। ठीक है, त्याग किया। क्या किया भैया? त्याग कर दिया। यानी कि अशोक ने भैरी घोष नीति को छोड़कर उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद धम्म घोष की नीति, जिसे शांति की नीति कहते हैं, पीस पॉलिसी कहते हैं, धम्म घोष की नीति को अपना लिया, नीति अपना ली। और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म किससे प्रेरित होकर अपनाया था? तो बौद्ध धर्म सुसीम का एक बेटा था उपगुप्त या निर्ग्रोथ। तो निर्ग्रोथ सुसीम का बेटा था, इसका भतीजा था। उससे प्रेरित होकर, उससे प्रेरित होकर चलिए हम लोग बात करेंगे। चलिए, उससे प्रेरित होकर क्या किया गया है? इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्या कर लिया जी? बौद्ध धर्म को अपना लिया। किससे प्रेरित होकर? अपने भतीजे निर्ग्रोथ से प्रेरित होकर। लेकिन क्वेश्चन आता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? किसको गुरु बनाया? उपगुप्त को। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त को अपना गुरु बना लिया। किसको अपना गुरु बना लिया? बौद्ध गुप्त को। अभिषेक माय डियर, प्लीज आप समझने का प्रयास करें। केवल आप ही हैं जो शायद नहीं समझ पा रहे हैं, बाकी तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है और याद भी वो कर पा रहे हैं, याद भी वो कर पा रहे हैं। तो भाई आप लोग प्लीज, सभी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और सभी का बहुत अच्छा रिप्लाई भी आ रहा है कि मजा आ रहा है पढ़ने में, याद भी हो रहा है। तो सारी चीजों को आप लोग पढ़ लो। लेकिन अभी से एक संदीप, प्लीज आप लोग इन चीजों को समझो कि आप लोगों को भी अच्छे से मेहनत करने से ही आएगा, मेहनत करने से ही आएगा। हाथ से मैं लिखूंगा वो इमला टाइप हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं, आप कॉपी डाउन कर रहे हो, समझने का टाइम नहीं मिल रहा है। भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके फायदे के लिए है, आपके फायदे के लिए। समझ रहे हो आप लोग? अच्छा ये बताओ, मुझे कोई लालच है कि मैं हाथ से ना लिखूं? मुझे कोई प्रॉफिट है? मुझे तो दोनों ही स्थितियों में आपको पढ़ाना है। लेकिन मुझे ये भी तो देखना है कि मैं आपके लिए ज्यादा अच्छा काम कर पाऊं। और ज्यादा अच्छा काम ये है कि आपको ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि 2 से 3 बार हम लोग यहां पर रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगली बार हम हाथ से लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर तो मैं हाथ से ही लिख रहा हूं, तो आप वहां पर हाथ से लिख लो। भाई यही तो हो सकता है कि आपको हाथ से लिखना है तो आप दूसरे पेज पर अपने हाथ से लिख लो। अब जैसे मैंने यहां पर लिखना है, अब बताइए यहां पर मैं अपने हाथ से लिखूंगा, तो आप अपने हाथ से लिख लो। आप अपने हाथ से लिख लो कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। आप कहेंगे सर 8वें वर्ष बाद। 8वें वर्ष बाद मतलब 8 वर्ष बाद, बाद किसके? शासन के 8 वर्ष बाद। जब वो रूल कर रहा था तो शासन के 8 वर्ष बाद। कलिंग की राजधानी क्या थी? आप कहेंगे सर तोसली। तोसली किसकी राजधानी थी? कलिंग की। राजा कौन थे? पद्मनाभ। पद्मनाभ, याद रखना, पद्मनाभ कहां के राजा थे? कलिंग के। कौन सी नदी के किनारे हुआ था? दया नदी के किनारे पर। किसके? दया नदी के किनारे पर। दया नदी के किनारे पर यह युद्ध लड़ा जाता है, किनारे पर यह युद्ध लड़ा जाता है। अशोक की नीति कौन सी थी भैया? भैरी घोष की नीति थी। भैरी घोष नीति का त्याग किया। भैरी घोष की नीति, भैरी घोष की नीति, जिसे युद्ध नीति भी कहते हैं, युद्ध नीति भी कहते हैं। हाथ वाले बच्चे यहां से लिख लो, कोई समस्या नहीं, मैं हाथ से ही तो लिख रहा हूं। कलिंग युद्ध के बाद उसने क्या किया? उसने भैया कौन सी? धम्म घोष की नीति अपनाई। धम्म घोष की नीति अपनाई, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया? जिसे हम शांति की नीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम शांति की नीति बोलते हैं। शांति की नीति। कि भैया शांति की नीति किसने अपनाई थी? आप कहेंगे सर अशोक ने। कौन से युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। अशोक की पहले कौन सी नीति थी? भैरी घोष। भैरी घोष कैसी थी? युद्ध की नीति थी। कि भैया कलिंग युद्ध कौन सी नदी पर लड़ा गया? दया नदी पर। कि भैया राजा कौन थे कलिंग के? पद्मनाभ थे, जिन्हें पद्मनाभन भी लिखा जाता है।
पद्मनाभन, आप कहेंगे पद्म, इसको पद्मनाभन भी लिखना, इसको पद्मनाभन, पद्मनाभन, ठीक है जी, पद्मनाभन भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, पद्मनाभ या पद्मनाभन भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। कलिंग युद्ध कब हुआ? 8वें वर्ष, यानी कि जब अशोक गद्दी पर बैठा उसके 8वें वर्ष। कब माय डियर? उसके 8वें वर्ष, ठीक है। बताइए क्या याद हो गया यहां तक? क्या ये चीज याद हो गई? चलिए, अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद? तो इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा? बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, यहां तक हम लोग पढ़ लेंगे। ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली। आगे चलते हैं। इस युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या कर लिया जी? बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म की प्रेरणा उसने अपने भतीजे निर्ग्रोध से ली थी और भैया शिक्षा उपगुप्त से ली थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस पे चर्चा की थी कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म उस किससे प्रेरित होकर, किससे इंस्पायर होकर? तो अशोक का एक भतीजा था निर्ग्रोथ से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से ली थी। उपगुप्त कौन थे? उपगुप्त बौद्ध धर्म के एक बौद्ध भिक्षु थे जिनसे बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली। अब बात आती है बौद्ध धर्म की। ये अशोक की पत्नी देवी, और देवी के जो बच्चे थे, एक महेंद्र हुआ, एक भैया संघमित्रा और एक चारुमती, ठीक है जी। बात होगी भैया यहां पर एक पत्नी उसकी, और कौन सी है उसकी? एक पत्नी ये हो गई, एक होगी करुबाकी। करुबाकी से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम है तीवर, और एक पत्नी थी इसकी भैया पद्मावती, जिससे कुणाल ने जन्म लिया, और कुणाल को ही अशोक का उत्तराधिकारी बताया गया। अशोक का उत्तराधिकारी बताया गया, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, यहां तक हम लोग जानते हैं कि सर इस युद्ध के बाद, किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा? बौद्ध धर्म। पहले किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को, क्योंकि भैया जैन धर्म को मानता था। तो यहां पर आप लोग बात कर लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां पर हम लोग सारी चीजों पर चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म की प्रेरणा टुक इंस्पिरेशन ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम हिज नेफ्यू निर्ग्रोथ एंड टुक एजुकेशन फ्रॉम उपगुप्त। किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। अशोक की पत्नी देवी है, करुबाकी है और पद्मावती है, ठीक है। अशोक का भैया यहाँ पर ये क्या है? पुत्र है, ये पुत्री है, ये भी पुत्री है। इन तीनों बच्चों को जन्म दिया देवी ने, करुबाकी से जन्म लिया तीवर ने, और पद्मावती से जन्म लिया कुणाल ने, और कुणाल को ही अशोक का उत्तराधिकारी बताया गया। क्या बताया गया जी? अशोक का भैया क्या बताया गया है? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर हम बात करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, हाँ जी। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने यहां तक कि भैया ये बताइए कि अशोक ने शिक्षा ले ली भैया भतीजे निर्ग्रोथ से, और अपना गुरु बना लिया उपगुप्त को। पत्नी देवी है, करुबाकी है, पद्मावती है। देवी से 3 बच्चे हुए, महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती। कारुबाकी से तीवर पुत्र हुआ, और पद्मावती से कुणाल हुआ, जो कि अशोक का उत्तराधिकारी बताया गया। किसका? अशोक का उत्तराधिकारी बताया गया। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट पेज पर इसको रिवाइज करेंगे हाथ से लिखकर। नेक्स्ट पेज पर हम हाथ से लिखकर रिवाइज करेंगे, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, लिख लेंगे यहां तक। लिखिए, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, पूरा समय दे रहा हूं, और बहुत समय दे रहा हूं। मैं नेक्स्ट पेज पर भी हाथ से लिख रहा हूं, तब भी आपको समय मिल जा रहा है। चलिए, राज वर्मा कह रहे हैं बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, पीडीएफ से ही समझ में आ रहा है। राजेंद्र जी कह रहे हैं, अच्छा, दलपत जी कह रहे हैं सर पीडीएफ से ही पढ़ाई है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सर कलिंग युद्ध के बारे में क्यों नहीं बताते हो आप? कलिंग युद्ध के बारे में तो बता दिया मैंने भैया, कलिंग युद्ध के बारे में तो बता दिया मैंने।
और कैसे बताऊं भाई, कैसे बताऊं माय डियर। चलिए, अब बात आती है सर कलिंग युद्ध का जो वर्णन है, इसका जो वर्णन है वो कहाँ पर किया गया है। हालांकि मैंने इसके आगे लिए हैं कौन कौन से, तो आप कहेंगे सर 13वां जो 14वां स्तंभ लेख है कौन सा है, आप कहेंगे सर शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, आप कहेंगे 13वें शिलालेख में वर्णन है। 13वें शिलालेख में वर्णन है। कौन से शिलालेख में, 13वें शिलालेख में वर्णन है। कौन से शिलालेख में वर्णन है, 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। मैंने हालांकि वो लिए हैं आगे। चलिए, अब बात ये हो गई सारी चीजों की हम लोगों ने पढ़ ली, हमने पढ़ ली। अब हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे कि भैया इस युद्ध के बाद यानी कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था। तो अशोक ने भैया कौन सा धर्म अपनाया था, आप कहेंगे सर बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। ऐसे आप लोग पढ़ लेना कि भैया अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। किससे प्रेरित होकर, निर्ग्रोथ से। आप कहेंगे सर निर्ग्रोथ से प्रेरित होकर। शिक्षा किससे ली थी, उपगुप्त से ली थी। किससे ली थी, उपगुप्त से शिक्षा ली थी। बात आती है कि भैया अशोक की पत्नी देवी है, अशोक की पत्नी देवी है, और देवी से जो संतान पैदा हुई, जैसे पुत्र पैदा हुआ था महेंद्र। कौन पैदा हुआ, महेंद्र। एक पुत्री पैदा हुई संघमित्रा। कौन सी, संघमित्रा। और एक पुत्री और हुई चारुवती। चारुमती कह सकते हैं इसको, चारुवती भी कह सकते हैं। आप कहेंगे सर चारुमती। कौन सा, आप कहेंगे चारुमती। ठीक है, क्या कहेंगे, चारुमती। अच्छा, एक पत्नी, इसकी पत्नी थी करुबाकी। कौन सी, करुबाकी। करुबाकी से कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ था, एक पुत्र था तीवर। कौन सा, तीवर। इसका बेटा था तीवर, और एक पत्नी थी भैया उसकी पद्मावती। कौन, पद्मावती। पद्मावती से किसने जन्म लिया था, कुणाल ने। किसने, कुणाल ने। और कुणाल की अगर मैं बात करूं, यही अशोक का उत्तराधिकारी था। यही अशोक का उत्तराधिकारी था, अशोक का उत्तराधिकारी बना। उत्तराधिकारी, आप कहेंगे सर उत्तराधिकारी कौन था अशोक का, तो आप कहेंगे सर उत्तराधिकारी कुणाल को ही माना गया है। कुणाल को ही माना गया है। तो ये चीजें भी आप लोग लिख लीजिए। बताइए, कलिंग युद्ध से पहले ये जैन धर्म को मानता था। किसको, जैन धर्म को मानता था। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, बिहार पुलिस भी आप इससे कर सकते हो, कर सकते हो। पायल कुमारी, धन्यवाद। चलिए, ये सारी चीजें लिख लीजिए। बताइए, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए कि भैया अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद जैन धर्म का त्याग करता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है। अशोक ने किससे प्रेरणा ली थी, अपने भतीजे निर्ग्रोथ से। अशोक ने अपना गुरु किसे बनाया था, आप कहेंगे सर उपगुप्त को बनाया था। अब बात आती है अशोक की पत्नी देवी। अशोक की पत्नी देवी है, करुबाकी है और पद्मावती है। जो ब्रैकेट में है ये संतान है। अशोक का बेटा था महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती। ये तीनों ही बच्चे देवी ने जन्म दिया। करुबाकी ने तीवर को जन्म दिया, पद्मावती ने कुणाल को जन्म दिया, और कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहां से थोड़ा सा हम चल लेते हैं। आगे बात आती है कि भैया अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किस किस को कहां कहां भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेज दिया था, तो श्रीलंका उसने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। कि भैया अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहां भेजा था, श्रीलंका भेज दिया था। कहां, श्रीलंका। कहां भेजा था, श्रीलंका। कि अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए श्रीलंका किसे भेजा था, अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भेज दिया। तक्षशिला में किसको भेजा था, मज्झांतिक को भेजा था। मज्झांतिक को अशोक ने कहां भेजा था,
तक्षशिला में भेजा था। और हिमालय क्षेत्र में मंझिम को भेजा था। किसको? मध्यम को भेजा था। तो मध्यम कहाँ गया था? मध्यम कहाँ गया था? हिमालय। मझिंतक कहाँ गया था? तक्षशिला। संघमित्रा और महेंद्र कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए संघमित्रा को कहां भेजा था? श्रीलंका। महेंद्र को कहां भेजा था? श्रीलंका। मझंतक को कहां भेजा था? मझंतक को कहां भेजा? तक्षशिला। मध्यम को कहां भेजा? हिमालय क्षेत्र में। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने किया, इसीलिए इसे शिलालेख का भी जनक कहते हैं। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 थी। अशोक के टोटल शिलालेख कितने थे? 14। स्तंभ लेख कितने थे? कॉलम आर्टिकल्स कह सकते हैं, एडिक्ट ऑफ अशोका कह सकते हैं, इसे रॉक एडिक्ट भी कहते हैं, रॉक एडिक्ट भी कहते हैं। ठीक है जी। अब बात करेंगे सर गुहा लेख कितने हैं? 3। कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7। गुहा लेख की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। दिव्यांशु भंडारी कह रहे हैं मजा आ रहा है सर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सोनू कह रहे हैं जी मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन आपकी क्लास ले रहा हूं तो मजा आ रहा है, कुछ अलग ही फील हो रहा है। देखिए जब तक आप मन से नहीं पढ़ोगे, मन से नहीं पढ़ोगे, एक दो बच्चे मैं कंटिन्यू देख रहा हूं वो एक ही कमेंट को टाइप कर रहे हैं, तो आप ये बताओ इतना समय आप कमेंट टाइप करने में लगा रहे हो तो फिर आपको ना तो समझ में आएगा, ना भैया आप उसको लिख पाओगे, ना तो आप लिख पाओगे, ना समझ पाओगे, ना फिर आपको याद होगा। ठीक है। बाकी आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे बहुत शानदार पढ़ रहे हैं, शानदार पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए। विकास जी कह रहे हैं मजा आ रहा है सर। चलिए लिख लिए आप लोग ये सारी चीजें कि बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका महेंद्र को भेजा, संघमित्रा को भेजा। तक्षशिला में किसको भेजा था भैया? मध्यांतिक को भेजा था। हिमालयी क्षेत्र में मंझिम को भेजा था। मध्यम क्या है? मध्यम है। बात करते हैं कि शिलालेखों का प्रचार भारत में किसने किया या शिलालेखों को किसने लिखवाया था? अशोक ने। शिलालेखों का मतलब होता है पत्थरों पर लिखे हुए लेख, रिकॉर्ड। ठीक है, जो भैया रिकॉर्ड किए जाते थे, जो अपने शासन के बारे में लिखवाते थे, उसे शिलालेख कहेंगे। अभिलेख शिलालेख हो जाएंगे। अभिलेख होता है रिकॉर्ड, इतिहास। शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखा गया। स्तंभ लेख मतलब बड़े बड़े कॉलम बनाकर लिख दिया गया। ठीक है, कितने थे? तो आप कहेंगे 7। गुहा लेख कितने थे? 3। लिख लीजिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया जी, शानदार। लिख लिया आप लोगों ने यहां तक? यहां तक आपने लिख लिया? चलिए अब हम लोग लिख लिए, मैं थोड़ा टाइम दे दिया करूंगा ताकि आप लोग लिख लिया करें, हालांकि बहुत समय मिल जाता, आगे भी समझ में मिल जाता है। आगे भी हम लोग लिख लेते हैं कि बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो आप कहेंगे सर बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? आप कहेंगे महेंद्र को। किसे भेजा था? आप कहेंगे महेंद्र एवं संघमित्रा को। संघमित्रा और महेंद्र कौन है? अशोक के बच्चे हैं। कि भैया तक्षशिला किसे भेजा था? तो आप कहेंगे मझांतिक को। किसको? मझांतिक को भेजा था। किसको? मझांतिक को भेजा था। और भैया हिमालय क्षेत्र में मंझिम को भेजा था। किसको भेजा था जी? मंझिम को भेजा था। ये भी आप लिख लें कि भैया सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ किसने किया था? अशोक ने किया था। कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। कितनी है जी? 14 है। कि अशोक के स्तंभ लेख कितने हैं? 7 है। गुहा लेख कितने हैं? 3 है। गुहा लेख कितने? 3। स्तंभ लेख कितने? 7। अशोक के शिलालेख कितने? 14। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा होगा? आप कहेंगे सर सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? सबसे बड़ा शिलालेख, बड़ा शिलालेख, शिलालेख। यहाँ पर आप लोग बात करेंगे शिलालेख, तो आप लोग ये बता देना सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर 13वां शिलालेख। कौन सा? 13वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख सबसे बड़ा होगा? 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है।
13वां शिलालेख सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, आप लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, सब रिवाइज करिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भैया श्रीलंका किससे भेजा? महेंद्र संघमित्रा को। तक्षशिला किसे भेजा? मध्यांतिक को। हिमालय क्षेत्र में मध्यम को। और भैया भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ किसने किया? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 14। अशोक के स्तंभ लेख कितने थे? 7। और गुहा लेख कितने थे? 3। कितने थे जी? 3 थे। चलिए, बहुत बढ़िया जी, शानदार। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आ जाती है अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में। अशोक के 14 शिलालेखों में जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पर है अशोक के 14 शिलालेख। पहला शिलालेख क्या कहता है? प्रथम शिलालेख में क्या लिखा हुआ है? प्रथम शिलालेख में पशु हत्या, पशु बलि की निंदा की गई है। अहिंसा, समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं, ये लिखा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा कि अशोक ने समस्त प्रजा को अपना पुत्र बताया, ऐसा कौन से शिलालेख में लिखा हुआ है? शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखा हुआ इतिहास। शिलालेख, सिल मतलब पत्थर। ठीक है जी। इन द फर्स्ट रिकॉर्ड, इन द फर्स्ट रिकॉर्ड क्या लिखा हुआ है भैया? तो आप कहेंगे भैया उसमें लिखा है, तो आप क्या बताएंगे? कंडमनेशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, नॉन वायलेंस, ऑल द सब्जेक्ट्स आर अवर सन। यहां पर सब्जेक्ट्स ना लिखकर प्रजा कर दो, इसको क्या कर दो जी? प्रजा कर दो, प्रजा। ठीक है, प्रजा को प्रजा ही लिख लेना। क्या लिख लेना जी? इसको प्रजा ही लिख लेना। क्या लिखना भैया? प्रजा को प्रजा ही लिखना। प्रजा आर अवर सन मतलब मेरी संतान है, मेरी प्रजा मेरी संतान है। अशोक के कौन से अभिलेख में लिखा हुआ है? आप कहेंगे पहले अभिलेख में लिखा है। पहले अभिलेख में पशु हत्या पर भी रोक बताई गई है कि पशु हत्या पर रोक है, कि भैया पशु हत्या पर रोक लगी, कौन से अभिलेख में लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे पहले अभिलेख में। दूसरे शिलालेख में क्या लिखा है? पशु चिकित्सा मतलब डॉक्टरों की, एक भैया यहाँ पर पशुओं के भी डॉक्टरों की चर्चा हो गई। दक्षिण राज्यों का उल्लेख है जिसमें चेल है, चोल है, पांड्य है, सतीय पुत्र है। कि भैया दक्षिण राज्यों का उल्लेख अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में किया था? आप कहेंगे दूसरे शिलालेख में। कौन से? सेकंड शिलालेख में। तो भैया आप कहेंगे एनिमल मेडिसिन की बात हुई है। मेंशन ऑफ सॉर्थर्न स्टेट की बात हुई है जिसमें चोल है, चेल है, चोल है, पांड्य है और सतपुत्र है। चलिए, तीसरे शिलालेख में क्या लिखा है? कुछ अधिकारियों का जिक्र किया गया है, जैसे रज्जुक है, युक्तक है और प्रदेशक है। ये जो हैं, जो अधिकारी प्रत्येक 5 वर्ष में समस्त संबंधित क्षेत्र में अपना भ्रमण करेंगे, विजिट करेंगे, विजिट इन एवरी 5 ईयर। कि भैया जो अधिकारी होंगे, रज्जुक है, युक्तक है, प्रदेशक है, ये प्रत्येक 5 वर्ष में साम्राज्य में भ्रमण करेंगे। कौन से शिलालेख में अधिकारियों का जिक्र किया गया? कि रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख कौन से शिलालेख में किया गया? तो तीसरे शिलालेख में किया गया। बात आती है बहरी घोष नीति के स्थान पर धम घोष की नीति अपनाई गई। अशोक ने कौन से अभिलेख में अशोक की बहरी घोष नीति के स्थान पर धम घोष नीति का वर्णन किया? आप कहेंगे चौथा शिलालेख है। चौथा शिलालेख कहता है कि अशोक ने बहरी घोष नीति जो कि युद्ध की नीति थी उसको छोड़ दिया, धम घोष की नीति मतलब शांति की नीति को अपना लिया। पांचवे शिलालेख में धम्म महामात्र की वर्णन है। धम्म महामात्र मतलब जो धर्म का प्रचार वगैरह करते थे, धर्म का प्रचार वगैरह करते थे। किसका? धर्म का प्रचार वगैरह करते थे। ठीक है जी, श्याम कुमार, चेतन, हाँ जी, बहुत बढ़िया अरशद। चलिए, लिख लिया होगा ये सारी चीजें। चलिए, बहुत बढ़िया।
एक बच्चा कह रहा है सर मैं सब्जी बना रहा हूँ और मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी सब्जी भी, अरे वाह, बिल्कुल अच्छी बनेगी सब्जी आपकी। चलिए, यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा। मैं इसको अच्छे से, अभी और हमारा बचा हुआ है, अभी हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं इसको यहीं तक रोकता हूँ, इससे आगे मैं कल कंटिन्यू करूँगा। इससे आगे मैं कल कंटिन्यू करूँगा और इसके हम कल टेस्ट भी करेंगे, पूरे साम्राज्य के, मगध साम्राज्य का हम कल टेस्ट भी करेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।